हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत बताने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत क्या है, बहुलवाद क्या है, बहुलवाद के सिद्धांत क्या हैं, बहुलवाद की विशेषताएं क्या हैं, हम कैसे बहुलवाद को समझ सकते हैं। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। तो आइए चलते हैं विषय की तरफ। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। जैसा कि संप्रभुता तो संप्रभुता के दो दृष्टिकोण है, एक एकत्ववादी है, एक या इसको अद्वैतवादी कहते हैं, दूसरा बहुलवादी विचारधारा है। बहुलवादी संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है। एकलवादी क्या होता है, एकत्ववादी क्या होता है? एकत्ववादी संप्रभुता यह कहता है, एकत्ववादी यह कहते हैं कि संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित है या निश्चित व्यक्तियों में निहित है। संप्रभुता कहाँ निहित है? एक व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय में या किसी निश्चित व्यक्ति समुदाय में निहित है, व्यक्ति समुदाय में निहित है। इनमें है बोधा। ये सारे विचारक यह कहते हैं कि संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित है। जैसा कि बोधा सबसे पहले जो मध्य युग में बोधा ने ही सबसे पहले परिभाषा संप्रभुता की अवधारणा प्रस्तुत किया। बोधा कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है जो कि अमर्यादित है, अनियंत्रित है। बोधा क्या कहता है कि संप्रभुता क्या है कि किसी भी समाज में सर्वोच्च शक्ति है, जिस सर्वोच्च शक्ति का पालन पूरा समाज करता है। यानी कि नागरिकों के और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। यह संप्रभुता जो है अनियंत्रित है, अमर्यादित है, अविभाज्य है, अपृथककरणीय है। यानी कि ये संप्रभुता एक तरह से निरंकुश है। इसी तरह से रूसो भी संप्रभुता को सामान्य इच्छा की अवधारणा में उसको समाहित करता है। रूसो कहता है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है और ये जो सामान्य इच्छा होती है किसी भी राज्य में सर्वोच्च होती है, सर्वशक्तिशाली होती है। समस्त समुदाय सामान्य इच्छा का पालन करता है, सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करता है। इसी तरह से हास भी एक निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा स्थापित करता है। वह अपने लिवियाथन में एक ऐसे संप्रभु शासक की स्थापना करता है जो राज्य में सर्वोच्च हो, जो अनियंत्रित हो, अमर्यादित हो और जिसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। सभी लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसी तरह से हीगल भी एकत्ववादी धारणा का प्रतिपादन करते हैं। हीगल के अनुसार राज ही सर्वोच्च है, राज ही साध्य है, व्यक्ति साधन है। हीगल कहता है कि राज के हितों के लिए व्यक्ति को अपने हितों का बलिदान कर देना चाहिए। ऑस्टिन भी संप्रभुता को एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में मानते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी बहुसंख्यक समाज में यदि कोई निश्चित व्यक्ति है या निश्चित व्यक्ति समुदाय है जिसकी आज्ञाओं का पालन बहुसंख्यक समाज स्वभावतः करता है, तो उस बहुसंख्यक समाज में वह निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति संस्था संप्रभु है और उसका यह गुण संप्रभुता कहलाता है। बशर्ते शर्त क्या होनी चाहिए कि वह समाज स्वाभाविक और राजनीतिक होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उस स्वतंत्र और राजनीतिक समाज में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वही संप्रभुता होती है। तो इस तरह से ये सारे विचारक जो होते हैं यह संप्रभुता को एक व्यक्ति या एक निश्चित व्यक्ति समुदाय में निहित मानते हैं और वह अनियंत्रित होती है, अमर्यादित होती है, राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। वही बहुलवादी जो विचारधारा है, बहुलवादी विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि संप्रभुता विभाज्य है। संप्रभुता क्या है? विभाज्य है। संप्रभुता केवल एक किसी भी राज्य में संप्रभु सर्वोच्च नहीं है, बल्कि बहुलवादी, बहुल यानी कि बहुत से, बहुल का मतलब क्या होता है? बहुत से। राज्य में विभिन्न समुदाय होते हैं, राज्य में विभिन्न छोटे छोटे संगठन होते हैं और राज्य की जो संप्रभुता होती है इन छोटे छोटे संगठनों से सीमित होती हैं। विभिन्न समुदाय होते हैं, विभिन्न संस्थाएं होती हैं। हर व्यक्ति समुदायों की अपनी इच्छा होती है और उस व्यक्ति समुदाय में जितने भी सदस्य होते हैं वह सारे सदस्य अपने संस्थाओं का, अपने समुदाय के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। वही जो समुदाय होती है, वही समुदाय अपने सदस्यों के हितों की सर्वोपरि रक्षक होती है। तो इस तरह से संप्रभुता विभाज्य होती है। संप्रभुता एक निश्चित व्यक्ति में नहीं होती है, बल्कि यह जितने भी राज्य में छोटे छोटे संघ हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं, संगठन हैं, व्यक्ति समुदाय हैं, उन सारे समुदायों में निहित है।
तो जब वह समुदाय अपने सदस्यों की इच्छा का पालन करता है तो ये जो संप्रभु होता है, जो राज्य होता है, राज्य भी उनके शक्तियों को देखता है, उनके हितों को देखता है, उनके हितों के अनुसार वह निर्णय लेता है। तो इस तरह से संप्रभुता क्या है? विभाज्य है। संप्रभुता अनेक छोटे छोटे समूहों और संघों में बटी हुई है। इस बहुलवाद के समर्थक कौन है? बहुलवाद के समर्थक में सबसे पहला नाम आता है गियरके का, या गायरकी, इनको गायरकी भी कहा जाता है, गायरकी। दूसरा नाम आता है मेटलैंड का, मेटलैंड का। गियरके और मेटलैंड को, इन दो विचारकों को इसका जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता, बहुलवाद का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा आदि विचारक हैं जो ये मानते हैं कि संप्रभुता विभाज्य है, संप्रभुता अनेक छोटे छोटे संघों में बटी होती है। तो ये सारे विचारक गियरके, मेटलैंड, फिगिस, दुर्खीम, दुग्बी, लास्की, क्रैब और मैकाइवर, एमपी फॉलेट, ये सारे विचारक इसकी आलोचना करते हैं, एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। और जैसा कि इसके जन्मदाता कौन है? गियर्क और मेटलैंड है। गियर्क ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरीज ऑन द मिडिल एज, तो इस तरह से यह बहुलवादी विचारक हैं, यह एकत्ववादी विचारक हैं। एकत्ववादी विचारक ये मानते हैं कि संप्रभुता राज्य में एक ही होती है, संप्रभुता राज्य में एक ही होती है, संप्रभु व्यक्ति एक ही होता है, उसी की आज्ञाओं का पालन पूरा समाज करता है और वह संप्रभु अनियंत्रित होता है, अमर्यादित होता है, अविभाज्य होता है, अपृथककरणीय होता है। वहीं बहुलवादी विचारक मानते हैं कि संप्रभुता विभाज्य होती है। आइए हम समझते हैं कि संप्रभुता क्या, आइए हम समझते हैं बहुलवाद है क्या, व्हाट इज प्लुरलिज्म, बहुलवाद है क्या। बहुलवाद के जन्मदाता जैसे कि गियरके को माना जाता है, गियरके को माना जाता है। गियरके अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरीज ऑन द मिडिल एज, पॉलिटिकल थ्योरीज ऑन द मिडिल एज, पॉलिटिकल थ्योरीज ऑन द मिडिल एज में मध्य युग में इन्होंने देखा इस बहुलवादी विचारधारा की उत्पत्ति कब होती है। हम देखते हैं कि बहुलवादी विचारधारा की उत्पत्ति मध्य युग में ही शुरू हो जाती है, मध्य युग में ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मध्य युग जो रहा है 9वीं शताब्दी से लेके 15वीं 16वीं शताब्दी तक जो मध्य युग रहा है वह चर्च और राज के बीच संघर्षों का युग रहा है। मध्य युग के प्रारंभ में चर्च अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, चर्च अपनी सर्वोच्चता स्थापित करता है। चर्च और राज के बीच संघर्षों में चर्च सर्वोच्च साबित हो जाता है, चर्च राज्य को अधीन कर लेता है। वहीं 16वीं शताब्दी का जैसे जैसे अंत होना शुरू होता है वैसे वैसे राज सत्ता अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, यानी कि राजा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। चर्च की सत्ता हाशिए पे चली जाती है। ऐसे में राज सत्ता प्रमुख हो जाता है, वही सर्वोच्च हो जाता है, वही उसी के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, चर्च की सत्ता उसके अधीन हो जाती है। तो जब राज सत्ता सर्वोच्च हो जाती है, तो वह निरंकुश हो जाती है, निरंकुश वह कानून बनाने लगती है और कानूनों का पालन समाज के द्वारा कराया जाता है। बाध्यता कर दी जाती है कि इस कानून का पालन समाज को करना ही करना है। तो ऐसे में गियरके अपनी पुस्तक में एक शोध करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ द मिडिल एज, मध्य युग में राजनीतिक सिद्धांत। उन्होंने यह देखा कि मध्य युग में जो है वह संप्रभुता निरंकुश, वह संप्रभुता एक व्यक्ति में नहीं है, एक व्यक्ति में निश्चित नहीं है, यानी कि मध्य युग में उन्होंने सामाजिक जीवन की खोज की और जिसमें स्वायत्तशासी संघों का अस्तित्व था। मध्य युग में विभिन्न जो संघ थे उन संघों का अस्तित्व होता है, जैसे कि व्यापारी वर्ग होता है, सौदागर वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग होता है, सौदागर वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है, कृषक वर्ग होता है। विभिन्न वर्ग होते हैं मध्य युग में, विभिन्न वर्ग होते हैं मध्य युग में, और इन सभी लोगों का अपना अपना संघ था। व्यापारियों का संघ था, यहाँ सौदागरों का संघ था, श्रमिकों का संघ था, किसानों का संघ था, कृषकों का संघ था। तो इन्होंने यह देखा कि जो समाज में विभिन्न संघ हैं, इन संघों का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वह स्वायत्तशासी निगमों जैसा है।
एक निगम जैसा है। निगम क्या होता है? निगम कुछ लोगों का समूह होता है जो कि जिसमें सभी की इच्छा अनुसार प्रशासन किया जाता है, सभी की इच्छा अनुसार संचालित किया जाता है। और यह जो निगम है यह संप्रभु नहीं होता है, बल्कि जो भी होता है इसकी सहमति से होता है। जो भी इस निगम के सदस्य होते हैं वह सदस्यों की इच्छा से ही निगम संचालित होता है। तो इनका चरित्र भी स्वायत्त शासी निगमों के जैसा था। राजप्रभुसत्ता राज्य जो थी वह संप्रभुता संपन्न संगठन नहीं था। और गियरके ने राजकीय निरंकुशता के विरुद्ध इन संघों का प्रबल समर्थन किया। विभिन्न जो संघ थे इन संघों का गियरके ने समर्थन किया। किसके विरुद्ध? राज्य सत्ता के विरुद्ध समर्थन किया कि इन संघों में भी शक्तियां निहित हैं। यह संघ भी अपने अपने क्षेत्र में शक्ति रखते हैं, शक्ति धारित रखते हैं। संघों के जितने सदस्य हैं उन सारे सदस्यों की अपने संघ के प्रति निष्ठा है। वह संघ के आदेशों का पालन करते हैं और संघ अपने सदस्यों के हितों को अच्छी तरह से जानता है, राज्य इनको नहीं जानता है। वहीं मेटलैंड ने गार्गी का पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और मेटलैंड ने भी मध्यकालीन में जो गिल्ड प्रणाली थी उस गिल्ड प्रणाली का समर्थन किया। और मेटलैंड और गियरके ने दोनों ने सामाजिक समूहों की निजी इच्छा और चेतना को समझा। जो सामाजिक समूह थे और उनकी जो निजी इच्छा थी, निजी चेतना थी, उनको समझा। उनकी दृष्टि में राज्य का कार्य विभिन्न स्वायत्त शासी सामाजिक समूहों की कार्यशैली में संयोजन तथा समायोजन करना है। संयोजन और समायोजन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे राज्य में विभिन्न छोटे छोटे संघ होते हैं, तो राज्य का कार्य है इन विभिन्न संघों में सामंजस्य और संयोजन स्थापित करना। इसके अलावा राज्य का कार्य कुछ नहीं है। इसी तरह से जे.एन. फिगिश का इस गिल्ड प्रणाली को या इस बहुलवाद को चर्च के संबंध में लागू किया। उनका यह मानना था कि चर्च का भी अस्तित्व है। जैसे कि मध्य युग का जब अवसान होता है उस समय राज की सत्ता प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, सर्वोच्च हो जाती है, चर्च को किनारे पे कर दिया जाता है। लेकिन जे.एन. फिगिश कहते हैं चर्चों का भी अपना अस्तित्व है। चर्च धार्मिक क्षेत्र में संप्रभु है। वह व्यक्तियों के धर्म के मामले में कोई भी आदेश, कोई भी धार्मिक उपदेश जारी कर सकता है, धार्मिक कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। राज्य इसके ऊपर कोई प्रभुत्व स्थापित नहीं करता है। तो फिगिस ने चर्च को शक्तिशाली बताया। राज तो शक्तिशाली है, राज अपने क्षेत्र में शक्तिशाली है, लेकिन इन्होंने कहा कि चर्च भी धार्मिक क्षेत्र में शक्तिशाली है। इन्होंने यह कहा कि मानव समाज व्यक्तियों का ढेर नहीं है जो केवल राज्य के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि यह समूहों की सोपानिक व्यवस्था है। राज्य क्या है? व्यक्तियों का ढेर नहीं है जो कि राज्य के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक सोपानिक व्यवस्था है। सोपानिक व्यवस्था क्या होती है? सीढ़ीनुमा व्यवस्था होती है। समूह होते हैं, फिर समूह होते हैं, फिर समूह होते हैं, अंत में ऊपर राज्य होता है। तो इस तरह से यह क्या है? एक सोपानिक। इसके अलावा लियोन दुग्वी, ह्यूगो क्रेब, बार्कर ने समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया। विभिन्न जो समूह थे या जो समुदाय थे, इन समूहों और समुदायों के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने यह स्वीकार किया, लियोन दिग्वी, ह्यूगो क्रेब, बार्कर, लिंडसे, इन्होंने यह स्वीकार किया कि राज्य में विभिन्न समूह होते हैं, विभिन्न समुदाय होते हैं, जिनकी अपनी इच्छा होती है, अपना व्यक्तित्व होता है, वह भी अपने क्षेत्र में शक्तिशाली होते हैं। तो इस तरह से राज्य संप्रभु नहीं है। लिंडसे महोदय कहते हैं कि समाज में निगमित व्यक्तियों की संख्या अनंत है। समाज में निगमित व्यक्तियों की संख्या अनंत होती है। उनमें कई छोटे छोटे समूह होते हैं और कई छोटे छोटे समूह एक सार होते हैं कि स्वयं राज्य भी नहीं होता है। यानी कि वह जो छोटे छोटे समूह होते हैं इतना एक दूसरे में मिले होते हैं कि स्वयं राज्य भी उस तरह से दिखाई नहीं देता है। और इन जो छोटे छोटे समूह होते हैं, इन समूहों के सदस्यों की इनके ऊपर गहरी निष्ठा होती है।
निष्ठा होती है, यह अपने समूहों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति भक्ति रखते हैं। जैसे कृषक वर्ग अपने कृषक संघ के प्रति भक्ति रखता है, व्यापारी संघ व्यापारिक संघों के प्रति भक्ति रखता है, वो व्यापारिक संघों के प्रति भक्ति रखता है। इसी तरह से कारीगर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वह श्रमिक संघों के ऊपर भक्ति रखते हैं। और यह श्रमिक संघ जो होते हैं अपने सदस्यों की इच्छाओं को जानते हैं, उनके हितों को जानते हैं और उनके हितों के लिए ही वह मांग करते हैं, उनके हितों के पक्ष में कानून बनाने की मांग करते हैं। तो इस तरह से इनका भी अपना अस्तित्व है, इनका भी अपना, यह भी अपने सदस्यों के ऊपर अपनी इच्छा रखते हैं, सदस्यों के ऊपर शक्ति रखते हैं। हेराल्ड लास्की भी एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना करने के संबंध में लास्की ने कई पुस्तकों की रचना की, जैसे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अथॉरिटी ऑफ द मॉडर्न स्टेट। लास्की विभिन्न पुस्तकें लिखते हैं और उस पुस्तकों में एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। लास्की भी कहते हैं कि ये समाज में विभिन्न संघ होते हैं, इन संघों का अपना अस्तित्व होता है, अतः राज्य सर्वोच्च नहीं है, संप्रभु जो होती है वह सर्वोच्च नहीं है, अनियंत्रित नहीं है, बल्कि इन विभिन्न समूहों के द्वारा नियंत्रित होती है। लास्की कहते हैं कि लास्की महोदय कहते हैं कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। लास्की ये मानते हैं कि जो समाज है उसमें विभिन्न संघ हैं, धार्मिक समुदाय हैं, सामाजिक समुदाय हैं, आर्थिक समुदाय हैं, भौतिक समुदाय हैं, विभिन्न समुदाय हैं, और विभिन्न समुदायों का अपना अस्तित्व होता है, अपनी इच्छा होती है, वह अपने सदस्यों के लिए विधि निर्माण का कार्य करते हैं। अतः समाज जब संघात्मक है तो राज्य का स्वरूप यानी कि सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, सत्ता यानी कि संप्रभुता भी संघात्मक होना चाहिए। शक्तियों को विभिन्न छोटे छोटे समूहों में बांट देना चाहिए, विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्ति समुदायों में, संगठनों में, संस्थाओं में शक्तियों को वितरित कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से राज्य क्या है, सामाजिक संघों में से एक है। राज्य का अस्तित्व अलग नहीं है, बल्कि जिस तरह से विभिन्न समुदाय होते हैं उसी तरह से राज्य भी समुदायों में एक समुदाय है। अतः राज्य का अस्तित्व पृथक नहीं है, बल्कि जिस तरह से समुदाय का अस्तित्व होता है वैसे राज्य का भी अस्तित्व होता है। मैकाइवर अपने दो पुस्तकों में बहुलवादी सिद्धांतों का समर्थन किया है और उन्होंने एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है। पहली पुस्तक है इनका द मॉडर्न स्टेट, जो 1926 में पब्लिश होती है। द मॉडर्न मैकाइवर अपनी पुस्तकों में द मॉडर्न स्टेट और द वेब ऑफ गवर्नमेंट में इस एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण का समर्थन यानी कि बहुलवादी दृष्टिकोण का समर्थन समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकत्ववादी प्रभुसत्ता का खंडन करते हैं और वह तर्क देते हैं कि प्रभुसत्ता कोई असीम शक्ति नहीं रखती है, बहुत अधिक से अधिक वह क्या कर सकती है, राज का कृत्य मान सकते हैं। अधिक से अधिक संप्रभुता को एक राज का कृत्य माना जा सकता है, राज का गुण हम नहीं मान सकते हैं। तो इस तरह से मैकाइवर एकत्ववादी सिद्धांत का खंडन करते हैं और बहुलवाद का समर्थन करते हैं। मैकाइवर का कहना है कि राज किसी निश्चित इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है, यानी कि संप्रभुता जो होती है वह निश्चित इच्छा होती है, उस इच्छा का पालन किया जाता है। वह कहता है कि विभिन्न लोगों की इच्छाएं होती हैं, विभिन्न लोगों की इच्छाएं जो समाज में होती हैं वह सब कानून का निर्माण करती हैं, विधि का निर्माण करती है, व्यवस्था का निर्माण करती है। मैकाइवर कहते हैं कि जो संप्रभु व्यक्ति होता है या जो राज्य होता है वह रीति रिवाजों का रक्षक होता है। जो समाज में विभिन्न समुदायों में, विभिन्न समूहों में, विभिन्न संस्थाओं में जो विभिन्न रीतियां देखने को मिलती हैं, परंपराएं देखने को मिलती हैं, तो राज्य क्या होता है, इन परंपराओं का, इन रीति रिवाजों का रक्षक होता है, वह इनकी सुरक्षा का कार्य करता है। राज्य जो होता है वह कानून की घोषणा नहीं करता है, राज्य जो होता है वह कानून की घोषणा करता है, सृजन नहीं करता है। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता है, वह क्या करता है, कानूनों की घोषणा करता है। कानून का निर्माण तो विभिन्न समुदायों के द्वारा होता है और इन समुदायों को राज्य घोषित कर देता है कि यह कानून है। इसी तरह से राज्य जो होती है वह एक मैकाइवर राज्य को एक व्यापारिक निगम मानते हैं, जिस तरह से विभिन्न लोग मिलकर अपने हितों के लिए एक संघ में रूपांतरित हो जाते हैं।
जिस तरह से विभिन्न लोग जो होते हैं, विभिन्न व्यापारी वर्ग जो होता है, वह एक निगम बना लेता है, और निगम क्या होता है, यह निगम के कानून व्यापारियों पर लागू होता है, निगम के कानून व्यापारी पर लागू होता है, और निगम जो होता है अपने व्यापारी के हितों के लिए, अपने सदस्यों के हितों के लिए ही कानून का निर्माण करती है। तो इस तरह से राज्य भी क्या है, व्यापारिक नियम है, राज्य सबसे मिलकर बना है और सबकी इच्छाओं से ही बना है। तो राज्य क्या है, एक व्यापारिक निगम की तरह है। राज्य जो है अन्य मानव संगठनों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य बाह्य मामलों में तो स्वतंत्र हो सकता है, संप्रभु होता है, लेकिन व्यक्ति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस तरह से जो समाज में विभिन्न समुदाय होते हैं, जो संगठन होते हैं, उनके आंतरिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुलवादी कहते हैं कि राज्य केवल एक समुदाय है। राज्य क्या है, वह भी एक समुदाय है। जिस तरह से राज्य में विभिन्न समुदाय होते हैं, उसी तरह से राज्य भी अन्य समुदायों की तरह से है। और राज्य के जो कार्य होते हैं केवल राजनीतिक पहलू से संबंधित होते हैं। राज्य क्या कौन से कार्य करता है, केवल राजनीतिक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य करता है। लेकिन अन्य जितने कार्य होते हैं, जैसे कि धार्मिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, शैक्षणिक कार्य होते हैं, विभिन्न जितने कार्य होते हैं, वह समूह के द्वारा किया जाता है, वह संगठनों के द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य को केवल राजनीतिक कार्य ही करना चाहिए। जिस तरह से अन्य संगठन है, अन्य समुदाय हैं, उसी तरह से राज्य भी एक समुदाय है। यहाँ लास्की महोदय कहते हैं कि समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी है। समुदायों के जितने भी प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में से राज्य भी है, और अनेक समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतम अधिकारी नहीं है। जिस तरह से राज्य सोचता है कि सारे व्यक्ति हमारी भक्ति करें, हमारी भक्ति करें और अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीन कर दें, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, अपना व्यक्तित्व होता है, अपना हित होता है। इसी तरह से समुदायों का भी अपना अस्तित्व होता है और अपनी इच्छा होती है। तो वह अपने सारे व्यक्तित्व को राज्य में विलीन नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ इच्छाओं को, कुछ व्यक्तित्व को अपने पास ही सुरक्षित रखते हैं, जिसका कि राज्य उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसी तरह से मेटलैंड भी कहते हैं कि राज्य इन्हीं समुदायों में से एक है। राज्य इन्हीं समुदायों में से एक है। दूसरा, बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। समाज में अंतर करते हैं। बहुलवादी ये मानते हैं कि राज्य अलग है और समाज अलग है, राज्य अलग है और समाज अलग है। तो इस तरह से बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं और नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर स्थापित करते हैं। यह कहते हैं कि राज्य अलग है, समाज अलग है। राज्य और समाज अलग है। इस राज्य के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे समूह होते हैं, छोटे छोटे समुदाय होते हैं, और राज्य इनसे अलग होता है। राज्य का अलग कार्य होता है, हर समुदाय का अलग कार्य होता है। वह नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी कहते हैं, बहुलवाद के अनुसार जो राज्य सत्ता होती है, जो संप्रभुता होती है, वह क्या होती है, सीमित होती है। संप्रभुता क्या होती है, सीमित होती है। वह बाह्य मामलों में भी सीमित होती है और आंतरिक मामलों में भी सीमित होती है। बहुलवादी कहते हैं कि जो राज्य की संप्रभुता होती है बाह्य मामलों में सीमित होती है, क्योंकि जो विश्व के कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ही विदेश नीतियां निर्धारित करता है। वह किसी भी प्रकार की नीतियां निर्धारित नहीं कर सकता है। वह अपने राष्ट्रीय हितों का निर्माण करने में वह अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को देखता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून उनके ऊपर बाध्य होते हैं, वह कानूनों का पालन करते हैं। तो इस तरह से वह बाह्य मामलों में भी स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह से आंतरिक मामलों में भी संप्रभुता स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि राज्य के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे समूह होते हैं, छोटे छोटे समुदाय होते हैं, और राज्य इन समुदायों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है। राज्य कोई भी कानून नहीं बना सकता है, कोई भी कानून या विधि का निर्माण करके अपनी इच्छा को इन समुदायों पर थोप नहीं सकता है, बल्कि इन समुदायों की इच्छाओं का, इनके व्यक्तित्व का भी पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से राज्य जो होती है, राज्य की जो संप्रभुता होती है, वह नियंत्रित होती है, वह सीमित होती है। उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसको सीमित किया जा सकता है। बहुलवादी ये मानते हैं कि कानून राज्य से स्वतंत्र होता है। कानून जो है वह राज्य से स्वतंत्र होता है और उच्च होता है। क्यों दुग्वी और क्रैब मानते हैं कि कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। कानून क्या है, राज्य से स्वतंत्र है और उच्च है।
विधि राज्य को सीमित कर, विधि जो है राज्य को सीमित करती है, राज विधि को सीमित नहीं करता है। विधि राज्य को सीमित करती है, राज विधि को सीमित नहीं करता है। इनका यह मानना है कि जो कानून होते हैं वह स्वतंत्र समाज में पूर्व से विद्यमान होते हैं। राज्य का निर्माण जब नहीं हुआ था तब से मनुष्य किसी न किसी प्रकार के समाज में रहता आया है और उस समाज में भी कानून थे जो उस कानूनों का पालन करते रहे हैं। इस तरह से जब राज्य का निर्माण हुआ तो कानून का अस्तित्व राज्य के पहले था। कानून का अस्तित्व राज्य के पहले था। तो राज्य जो होता है वह कानून के अनुसार चलाया जाता है, कानून से मर्यादित होता है, कानून से सीमित होता है। इसीलिए क्रैब का कहना है कि विधि राज्य का निर्माण करती है। क्रैब कहते हैं कि विधि राज्य का निर्माण करती है, राज्य विधि का निर्माण नहीं करती है। विधि राज्य का निर्माण करती है, विधि राज्य का निर्माण करती है, राज्य विधि का निर्माण नहीं करती है। तो इस तरह से जो कानून होता है वह राज्य से श्रेष्ठ होता है, राज्य से स्वतंत्र होता है, राज्य से उच्च होता है। विकेंद्रीकरण में विश्वास, ये बहुलवादी विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि इस राज्य में, इनका मानना है कि राज्य के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे समूह होते हैं, छोटे छोटे समूह होते हैं, समुदाय होते हैं, समुदाय समूह या समुदाय होते हैं, विभिन्न संस्थाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं, विभिन्न संस्थाएं होती हैं और राज्य को इन सभी को पालन करना होता है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विभिन्न समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, स्थानीय समस्याएं होती हैं, राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं। जो स्थानीय समस्याएं होती हैं वह स्थानीय सरकार के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए, हल किया जाना चाहिए। और इसी तरह से विभिन्न व्यक्तियों की जो समस्याएं होती हैं, विभिन्न पक्षों से जो समस्याएं होती हैं वह विभिन्न पक्षों के संगठनों के द्वारा समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, विभिन्न संगठनों के द्वारा। जैसे कि धार्मिक समस्याएं जो होती हैं वह धार्मिक संस्थाओं के द्वारा उसका निराकरण किया जाना चाहिए। इसी तरह से राजनीतिक समस्याएं होती हैं, राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा निराकरण किया जाना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वह सामाजिक संस्थाओं के द्वारा निराकरण किया जाना चाहिए। तो समस्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। जो स्थानीय समस्याएं होती हैं वो उसको स्थानीय गुटों को हस्तांतरित कर देनी चाहिए। जो राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं उसको राष्ट्र के द्वारा किया जाना चाहिए, उसको राष्ट्र को सौंप देना चाहिए। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी तरह से यह व्यवसाय प्रतिनिधित्व पर विश्वास करते हैं, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हैं। यह कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण भी व्यवसाय के अनुरूप होना चाहिए। यह राज्य के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। हालांकि अराजकतावादी जिस तरह से राज्य के अस्तित्व को नकारते हैं, अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य को समाप्त कर देना चाहिए, वहीं साम्यवादी भी कहते हैं कि राज्य को समाप्त कर देना चाहिए, राज्य समाप्त होकर वर्गविहीन राज्य की स्थापना होती है। लेकिन ये जो बहुलवादी विचारक हैं ये राज्य के अस्तित्व को समाप्त करने के पक्षधर में नहीं है, बल्कि इनका ये मानना है कि राज्य की शक्तियों को सीमित कर देना चाहिए, राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए और वह शक्तियों को विभिन्न समुदायों को सौंप देनी चाहिए। तो इस तरह से यह बहुलवादी राज्य का समर्थन करते हैं। यह कहते हैं कि राज्य आवश्यक है, राज्य को होना चाहिए। यह जनतांत्रिक विचारधारा है, जनतांत्रिक विचारधारा है, लोकतंत्री विचारधारा है। क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न संस्थाएं होती हैं, विभिन्न गुट होते हैं, विभिन्न संगठन होते हैं। और जब ये लोग बहुलवाद जब इस विचारधारा का समर्थन करता है कि जो कानून बनाने का अधिकार या जो शक्तियां हैं विभिन्न समूहों, संगठनों में, समुदायों में विभाजित होनी चाहिए, तो इस तरह से लोकतंत्र को यह महत्व प्रदान करते हैं, लोकतंत्र को महत्व प्रदान करते हैं। यह व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हैं, यह गुप्त मतदान में विश्वास करते हैं और शासन व्यवस्था का जो संचालन है वह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। यह शासन व्यवस्था के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं कि शासन का संचालन नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि छोटी छोटी समुदायों को, संगठनों को शासन की शक्तियां सौंपनी चाहिए। इस तरह से क्रमवार ऊपर तक वह शक्तियां जानी चाहिए। तो इस तरह से यह बहुलवादी विचारधारा जनतात्मक विचारधारा का पक्षपात लेती है, समर्थन करती है। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास, यह बहुलवादी विचारधारा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करती है। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व जैसे कि GDH कोल, इसके सबसे प्रबल प्रतिपादक कौन है? GDH कोल, GDH कोल व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के प्रबल संपादक हैं। GDH कोल के अनुसार
जो विभिन्न समूह होते हैं, संगठन होते हैं, वो अपना हित स्वयं जानते हैं, राज्य नहीं जानता है, वो अपना हित स्वयं जानते हैं। जैसे हमारे समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं, कृषक वर्ग होता है, डॉक्टर वर्ग होता है, इंजीनियर वर्ग होता है, शिक्षक वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है, वकील वर्ग होता है। तो यह अपने अपने समुदायों के लिए कानून इनको स्वयं बनाना चाहिए, क्योंकि राज्य में इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कानून बनाने में इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि एक वकील वकीलों के हितों के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं, एक शिक्षक शिक्षक की समस्याओं को अच्छी तरह से जानता है, एक किसान किसानों की समस्याओं को जानता है, श्रमिक वर्ग का जो नेता होता है वो श्रमिक वर्ग की समस्याओं को जानता है। इसलिए सरकार में इन सबकी भागीदारी होनी चाहिए। शिक्षकों का भी एक वर्ग होना चाहिए, किसानों का वर्ग होना चाहिए, वकीलों का वर्ग होना चाहिए, इंजीनियर का वर्ग होना चाहिए। इस तरह से जितने भी छोटे छोटे व्यवसायिक समूह होते हैं, सबकी सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। सभी अपने अपने हितों के लिए कानून, अपने अपने समूहों के लिए, सदस्यों के लिए कानून निर्माण करें। तो इस तरह से यह बहुलवादी विचारधारा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बहुलवाद है यह शक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करना चाहता है, विभिन्न केंद्रों में विभाजित करना चाहता है। छोटे छोटे समूह हैं, सबके अस्तित्व को यह स्वीकार करता है और संप्रभुता के एकत्ववादी धारणा या अद्वैतवादी धारणा को यह नकारता है। आइए हम चलते हैं आलोचनाओं की तरफ से। बहुलवाद की आलोचना भी की जाती है। बहुलवादी विचारधारा जो है वह क्या है, वह एक यदि हम बहुलवाद को लागू कर दें तो उसका परिणाम क्या होगा, अराजक होगा। बहुलवाद का परिणाम अराजक होगा, क्योंकि विभिन्न छोटे छोटे संगठनों को, हम छोटे छोटे समुदायों को शक्तियां हस्तांतरित कर देंगे और वह अपनी मनमानी करने लगेंगे, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण स्थापित नहीं रह पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि बहुलवादी सिद्धांत को ला दिया जाए तो राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। सभी समुदायों का समान स्तर नहीं होता है, सभी समुदाय समान नहीं होते हैं, कोई समुदाय उच्च होता है, कोई निम्न होता है, और सभी समुदायों की बौद्धिक स्तर भी समान नहीं हो सकते हैं। सभी लोग अपने हितों के बारे में नहीं सोच सकते हैं, कानूनों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जैसे कि श्रमिक वर्ग वह समाज के हितों को अच्छी तरह से नहीं जानता है, किसान वर्ग समाज के हितों को अच्छी तरह से नहीं जानता है। तो जो हितों का निर्माण होता है, जो कानूनों का निर्माण होता है, वह बौद्धिक व्यक्तियों के द्वारा होना चाहिए। जैसे कि शिक्षक वर्ग है, इंजीनियर वर्ग है, डॉक्टर वर्ग है और अन्य जितने भी बौद्धिक वर्ग हैं, इन बौद्धिक वर्ग की समाज में प्रमुखता होनी चाहिए और सभी समुदायों को समान अधिकार नहीं देने चाहिए। कोई समुदाय उच्च होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई कम शक्तिशाली होता है, कोई अधिक शक्तिशाली होता है। इस तरह से सभी समुदायों का समान स्तर नहीं हो सकता है, इसलिए सभी समुदायों को हम समान शक्तियां नहीं दे सकते हैं। राज्य एक आवश्यक संस्था है। आलोचक कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक संस्था है। यदि राज्य नहीं है तो समाज का अंत हो जाएगा, राज्य नहीं है तो समाज का अंत हो जाएगा, और राज्य को जरूर कुछ ऐसी शक्ति पावरफुल बनाना चाहिए ताकि वह सबके लिए समान कानून बना सके और सबकी निष्ठा राज्य के प्रति हो सके। जब सबकी निष्ठा राज्य के प्रति हो सकेगी तो वह एक राज्य, चूंकि राज्य के द्वारा समान स्तर से कानून बनाया जाता है और वह कानून समस्त समुदायों पर लागू होता है, तो किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, किसी प्रकार की अराजकता नहीं होगी, समाज में कानून और शांति व्यवस्था कायम रहेगी। लेकिन जब सभी संघों को खुली छूट दे दी जाएगी तो सारे संघ अपने अपने अनुसार कानून बनाने लगेंगे, उनमें विभिन्न संघों के बीच तब क्या होगा, विभिन्न संघों के बीच अराजकता व्याप्त हो जाएगी, असामंजस्य पूर्ण माहौल हो जाएगा, दूषित वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य क्या है, एक आवश्यक संस्था है, राज्य को होना चाहिए, राज्य को होना चाहिए, यानी कि राज्य को शक्तिशाली होना चाहिए, राज्य को संप्रभु होना चाहिए। राज्य समूह, सभी बहुलवादी कहते हैं कि राज्य जो है वह अन्य समुदायों की तरह से है। राज्य क्या है, अन्य समुदाय, जिस तरह से विभिन्न समुदाय हैं उस तरह से राज्य भी एक समुदाय है। लेकिन वह भूल जाते हैं कि राज्य का अस्तित्व क्या है, वह समुदायों से पहले है। राज्य विभिन्न समुदायों से श्रेष्ठ है, यह उच्च है, यह सर्वोच्च है। जैसा कि मिस फालेट कहते हैं, मिस फालेट कहती हैं कि राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता है, क्योंकि एक या अनेक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने में सम्मिलित नहीं कर सकता, और एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता एक व्यवसायिक संघ की सदस्यता से कहीं बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही है। तो इस तरह से मिस फालेट भी हालांकि बहुलवादी हैं, लेकिन राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार करती हैं।
जैसा कि बहुलवादी जो है वह संप्रभुता को विभाजित कर देते हैं, लेकिन संप्रभुता का विभाजन करना उसका नाश करना होता है, क्योंकि संप्रभुता का जब विभाजन हो जाएगा तो विभिन्न संघ शक्तिशाली होने लगेंगे। जब विभिन्न संघ शक्तिशाली होने लगेंगे, विभिन्न संघों के द्वारा कानून बनाया जाने लगेगा, तो आपस में संघर्ष हो जाएगा। फिर वही प्राकृतिक मनुष्य क्या होगा, प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएगा। विभिन्न संघ आपस में संघर्ष करने लगेंगे। इस तरह से व्यक्ति के अधिकार स्वतंत्रताएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। तो इस तरह से संप्रभुता को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, संप्रभुता को विभिन्न छोटे छोटे संघों में बांट नहीं सकते हैं। हाँ, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्तियों को छोटे छोटे समुदायों में बांट सकते हैं, लेकिन संप्रभुता को हम नहीं बांट सकते हैं। जो बहुलवादी विचारधारा है, यह देशभक्ति विरोधी धारणा है, यह देशभक्ति विरोधी धारणा है। यदि इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता को हम विभिन्न संघों में बांट दें तो फिर राज्य के लिए भक्ति पैदा नहीं होगी। राज्य के लिए भक्ति, सभी लोग अपने अपने समुदायों के प्रति भक्ति करेंगे। ऐसे में राज्य गर्त में चला जाएगा। राज्य की रक्षा के लिए लोगों के अंदर देशभक्ति की जरूरत होती है। और जब विभिन्न समुदाय होते हैं, जैसे धार्मिक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, यह केवल अपने हितों की पूर्ति करने में लग जाएंगे, फिर राज्य की सुरक्षा असंभव हो जाएगी। इसलिए यह बहुलवादी विचारधारा राज्य की सुरक्षा को नकार देती है, यानी कि बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य की सुरक्षा करना संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि राज्य की जो शक्तियां हैं विभिन्न संघों में बढ़ जाती है, विभिन्न समूहों में बढ़ जाती हैं। इस तरह से हमारा राज्य की जो संप्रभुता है वह कमजोर पड़ जाती है। इस तरह से बहुलवादी विचारधारा की विभिन्न आलोचनाएं भी की जाती हैं, लेकिन आलोचनाओं के साथ साथ बहुलवादी विचारधारा का महत्व भी है। इतनी आलोचनाएं होने के बावजूद भी हम बहुलवादी सिद्धांत को नकार नहीं सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को, उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। बहुलवादी सिद्धांत ही था जिसने सबसे पहले समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया, संघों के अस्तित्व को स्वीकार किया, व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार किया, और राज्य के द्वारा इनके हितों की वृद्धि के लिए बल दिया। उन्होंने यह समर्थन किया कि इन संघों को भी शक्तियां दी जानी चाहिए, यह भी अपने क्षेत्र में शक्तिशाली हों। जैसे धार्मिक संगठन अपने धार्मिक क्षेत्र में कानून बनाए, वकीलों का संगठन है वह अपने सदस्यों के लिए कानून बनाए, शिक्षक का संगठन अपने शिक्षक हित को देखते हुए कानून बनाए। जैसा कि गैटिल महोदय कहते हैं, गैटिल महोदय कहते हैं कि बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामाजिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। यह, जैसा गैटिल कहते हैं कि बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन की संप्रभुता के विरुद्ध एक सामाजिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। वहीं डॉक्टर एडी आशीर्वादम का कहना है, डॉक्टर एडी आशीर्वादम का कहना है कि एक ऐसे सिद्धांत के रूप में प्रभुसत्ता के परंपरागत विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है। यह जो परंपरागत संप्रभुता है उसकी ज्यादतियों, उसमें जो अति हो गई है, उस अति को यह निकालता है, अति को ठीक करता है और उसकी कमियों को पूरा करता है। बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पर जब वह प्रभुसत्ता के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है, तब यदि व्यर्थ नहीं तो खतरनाक अवश्य हो जाता है। यानी कि आशीर्वादम कहते हैं यह बहुत अच्छी धारणा है बहुलवाद, लेकिन जब वह प्रभुसत्ता के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने की बात करता है तो यह एक खतरनाक धारणा बन जाती है। इसी तरह से सेबाइन कहते हैं, सेबाइन इसी तरह से सेबाइन का कहना है कि मैं यथासंभव एक समुदायवादी बनने के अधिकार सुरक्षित रखता हूं। मैं यथासंभव एक समुदायवादी बनने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं, परंतु जहां आवश्यक हो वहां बहुलवादी बनने को भी तैयार हूं। तो इस तरह से यह बहुलवादी विचारधारा संघों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है कि संघों को भी कुछ न कुछ शक्तियां दी जानी चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों और मेरे मित्रों, यह संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत रहा, जिसमें मैंने आपको बहुलवाद का अर्थ, बहुलवाद के सिद्धांत, आलोचनाएं और महत्व से परिचित कराया। यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।